नमस्कार प्यारे साथियों, मैं श्याम आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जितने भी प्रिय अभ्यर्थी जो रीट पात्रता देने वाले हैं उन सबको अग्रिम शुभकामनाएं। तो मित्रों, आपका 27 फेब को पेपर है, यानी आपके पास मात्र एक दिन का समय, 24 घंटे शेष बचे हैं। तो मैं तो कहता हूं एक एक क्वेश्चन को बिना एक सेकंड स्किप किए पूरी क्लास को जरूर देखें, क्योंकि सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और इस क्लास से आपको लगभग 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। और ऐसा कैसा आपको देखने को मिलने वाला हूबहू प्रश्न छपेंगे, तो इंपॉर्टेंट है, इसलिए ईमानदारी से क्लास देखना और अंत में अपना स्कोर बताना कि कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपके कितने सही हो रहे हैं इसमें, ठीक है। और पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना और टेलीग्राम की लिंक दे रहा हूं, वहां पर मैं आपको भेज दूंगा, आप रिवीजन भी कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक मैं कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। घी खिचड़ी होना मुहावरे का क्या आशय है? पहला आपका प्रश्न आया कि घी खिचड़ी होना मुहावरे का क्या आशय है? बहुत लाभ होना, प्रगाढ़ प्रेम होना, लजीज भोजन करना या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, घी खिचड़ी होने का मुहावरे का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आपके प्रगाढ़ प्रेम होना, यानी बहुत अधिक प्रेम हो जाना, प्रगाढ़, उसी को बोलते हैं घी खिचड़ी हो जाना, ठीक है। और साथ में ये बहुत लाभ होना, ये कौन से मुहावरे का अर्थ हो जाता है? ये हो जाता है पो 12 25 होना, पो 12 25। कहते हैं ना कि भाई इसको उसके तो पो 12 25 हो गए, यानी बहुत लाभ हो गया। अगला आपका प्रश्न, दूसरा कहता है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तने वाले शब्द का चयन कीजिए। आपके पास 4-5 यहाँ पे शब्द लिखे गए हैं, 4 विकल्प आपके सामने, अधःपतन, ज्योति, तिरस्कार या फिर सन्यासी। आपको पूछा गया है कि अशुद्ध वर्तने वाले शब्द का चयन करना है, उसमें अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो ज्योति क्या है? अशुद्ध शब्द है। ज्योति देखो कैसे लिखा है इसमें, जबकि ज्योति में ती छोटा होता है, जबकि यहां पर कैसा लिखा है? बड़ा लिखा है। बाकी सारे सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ज्योति में ती बड़ा लिखा था, ये छोटा होता है, इसलिए आपका ये अशुद्ध वर्तनी वाला हो गया। और कंफर्म आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा एक, और लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है ये। तो विकल्प नंबर बी को ताला लगा दो। अगला आपका प्रश्न है, रूपायन संस्थान रा सह संस्थापक कौन है? भाई रूपायन संस्थान रा सह संस्थापक कौन है? जीके में आपको बताया हुआ है और आपको हिंदी में भी पूछा जाता है दोस्तों। गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, विजयदान देथा, कन्हैयालाल सेठिया या लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत का नाम आता है। कौन सा विकल्प आपका राइट हो जाएगा? बड़ा इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है। और रूपायन संस्थान रा जो संस्थापक थे वो थे आपके विजयदान देथा। कौन थे? विजयदान देथा। विकल्प नंबर आपका कौन सा राइट हो जाएगा? बिल्कुल आप बी को लॉक कर दो। और विजयदान देथा और भी बहुत सारी रचनाएं हैं, दुविधा हो गया, अलेखू हिटलर हो गया, बापू के 3 हत्यारे हो गए, ये भी इनकी विजयदान की है। और चौधरा इनकी चतुराई, ये भी विजयदान की है। लजवंती है ना, मारो बदड़ो, ये सारे के सारे विजयदान देथा की भाई सारी की सारी क्या है? रचना है, प्रमुख रचनाएं हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला आपका प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है निम्नलिखित वाक्य के अंत में कौन सा विराम चिन्ह आएगा? क्या तुम जानते हो कि प्रधानमंत्री आज विदेश जा रहे हैं? बताओ लास्ट में कौन सा आपके विराम चिन्ह आएगा? आपको पूछा गया कि कौन सा विराम चिन्ह आएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऐसा प्रश्न भी आपको व्याकरण का एक अच्छा सा देखने को मिलने वाला है। पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, विस्मय बोधक चिन्ह या फिर अर्ध विराम, कौन सा विकल्प आपका राइट हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या तुम जानते हो कि प्रधानमंत्री आज विदेश जा रहे हैं, है ना। तो इसमें विदेश जा रहे हैं, क्या तुम जानते हो, तो ये तो एक प्रकार से प्रश्नवाचक हो गया ना, है ना। तो कौन सा आएगा बताओ? तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, तो विकल्प नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। एक प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। अगला आपका प्रश्न, अगला लिखा गया है निम्न में से या इसमें से कौन सा शब्द तत्सम है? आपको तत्सम पूछा गया है कि तत्सम शब्द कौन सा है। पहले आपको यह पता होना चाहिए कि तत्सम होता क्या है ना। तो तत्सम तद्भव तो पढ़ा होगा आपने, जैसे भाई तद्भव में तो सूरज बोल देते हैं, वैसे सूर्य बोलते हैं, सावन को श्रावण, वृश्चिक को बिच्छू, है ना। बिच्छू तो तद्भव हो गया, लेकिन उसी का तत्सम, यानी आप संस्कृत रूप में पढ़ रहे होते हैं तब, है ना, उस प्रकार से लिखते हैं। तो इनमें कौन सा शब्द तत्सम आपको पूछा गया? सूरज है, सावन है, ये तो दोनों ही नहीं है, बिच्छू भी नहीं है, ये तो आपके तद्भव हो गए। ये तो 3 शब्द क्या है? तद्भव है। तत्सम शब्द आपका रुक्ष, क्या है? रुक्ष है, जिसका मतलब अर्थ क्या होता है? वृक्ष होता है। क्या होता है? वृक्ष कह सकते हो, रूख कह सकते हो, ठीक है ना। ये होता है आपका। अगला आपका प्रश्न, छठा आपका प्रश्न है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, अब इनमें से आपको विकल्प चुनना है कि कौन सा आपके राइट होगा। तो दोस्तों, बहुभाषावाद राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए त्रिभाषा फॉर्मूले को लागू किया जाना जारी रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, आपके अनुसार आपको बताना है कौन सा विकल्प सही होता है। एनईपी 2020 की यहाँ पर बात चल रही है और पक्का प्रश्न आपको 2 से 3 क्वेश्चन एनईपी 2020 से देखने को मिलेंगे। जहां तक संभव हो क्रम कम से कम ग्रेड 5 तक शिक्षा माध्यम, मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा होगी। नहीं, ये भी नहीं है। और ये
ये तो आता है ना दोस्तों। इसमें देखो देखो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लिखा है, ठीक है ना, एनईपी लिखा है 2020। तो उसके अंतर्गत आपको अनुसार बताना है कौन कौन सा है ना, सत्य सत्य नहीं पूछा है। तो इसमें आपके ये बिल्कुल सही है, पहला। दूसरा भी आपके सही है, ग्रेड 5 वाला भी। तीसरा भी आपके बच्चों द्वारा सीखी जाने वाली 3 भाषाओं में विकल्प राज्यों क्षेत्रों में निश्चित रूप से छात्रों के स्वयं के होंगे, जिनमें से कम 3 2 भारतीय भाषाएं। हाँ बिल्कुल सही है ये। तो ये सारे ही कथन आपके सरकारी ऑप्शन डी लॉक हो जाएगा, ठीक है, डी को लॉक कर दो। अगला आपका प्रश्न है, संज्ञानात्मक क्षेत्र के मूल्यांकन के प्रकार बताइए कौन से हैं। जो आपके क्षेत्र होता है, जीन पियाजे, पता होगा, सिद्धांत दिया था जीन पियाजे ने, याद होगा आपको। शिक्षण विधियां भी साथ में चल रही है दोस्तों, तो ध्यान से पढ़ना एक एक प्रश्न को। मूल्यांकन के प्रकार, निर्माणात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, उपयुक्त दोनों विकल्प या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे आपके दोनों ही विकल्प आएंगे, क्यों? क्योंकि संज्ञानात्मक क्षेत्र के मूल्यांकन के प्रकार निर्माणात्मक भी है और योगात्मक भी है। तो आपका विकल्प नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाता है। अगला आपका प्रश्न, प्रश्न संख्या 8 आपका क्या कहता है? 8वां कहता है भाषा शिक्षण में निदानात्मक शिक्षण के उद्देश्य बताइए, ठीक है ना। तो बहुत सारे उद्देश्य होते हैं भाई, अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना, है ना, और शिक्षण के लिए आधार बनना, ये सारी चीजें आती है। तो इसमें देखो, उपचारात्मक शिक्षण के लिए आधार बनाना, बिल्कुल ये भी आएगा। अधिगम प्रक्रिया, पिछड़े बालकों की पहचान करना, बिल्कुल। छात्रों को व्यवसायिक एवं शैक्षिक निर्देशन प्रदान करना, ये तीनों के तीनों राइट है आपके। तो भाषा शिक्षण में निदानात्मक शिक्षण के उद्देश्य ये सारे के सारे हो जाते हैं। विकल्प नंबर डी को आप ताला लगा सकते हैं। अगला आपका प्रश्न कहता है उपलब्धि परीक्षण निर्माण का सोपान कौन सा नहीं है। इनमें से उपलब्धि परीक्षण निर्माण का सोपान नहीं है, योजना बनाना नहीं है, या फिर भाई योजना बनाना तो है, परीक्षण का अभ्यास यही नहीं है, बिल्कुल परीक्षण का अभ्यास इसमें नहीं आता है दोस्तों, ठीक है। बाकी योजना बनाना, परीक्षण की तैयारी करना, प्रशासन वाला और वो सारे आते हैं। तो विकल्प नंबर बी को यहां पर आप ताला लगा सकते हैं। अगला आपका प्रश्न, 10वां प्रश्न है आपका, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के गुण हैं, छात्रों को स्तरानुसार विभिन्न वर्गों में विभेदीकरण में सहायक है, उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक है, पाठ्यक्रम की दृष्टि से व्यापक होता है तथा संपूर्ण पाठ्यक्रम का प्रतिनिधित्व करता है, या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ज्यादा सोचने की अवस्था नहीं है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के ये सारे गुण होते हैं। तो आपके सरकारी ऑप्शन डी लॉक हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल डी को, उपयुक्त सभी को लॉक कर दो। अगला आपका प्रश्न है 11वां प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से भाषा शिक्षण की चुनौती नहीं है। आपको पूछा गया चुनौती है कौन सी नहीं। तो भाषा शिक्षण की चुनौतियां तो काफी देखी होगी आपने, है ना, नहीं पूछी आपसे भाई, रुचिशील पाठ्यक्रम को अभाव है ना, हाँ, तो ये एक प्रकार की चुनौती है। और अकुशल भाषा शिक्षक हो, है ना, जो कुशल नहीं है भाषा में, तो वो इस प्रकार का हो गया। विद्यालय एवं घर की भाषा में अंतर हो गया, और लक्ष्य प्राप्ति का अभाव हो गया। तो ये सारी चीजें चुनौतियां हैं। इनमें है कौन सा नहीं, चुनौती है कौन सी नहीं, ये आपसे पूछी गई है। तो लक्ष्य प्राप्ति का अभाव ये भी एक चुनौती है, ये नहीं होगा। विद्यालय एवं घर की भाषा में समानता, जबकि विविधता हो, अंतर हो, तो वो शिक्षक ढंग से नहीं करवा पाएगा और भाषा में अंतर नहीं बता पाएगा। तो विद्यालय और घर की भाषा में समानता आपके, ये एक चुनौती नहीं है भाई, भाषा शिक्षण में ये चुनौती नहीं मानी जाती है, बिल्कुल आपके होना चाहिए ऐसा। विकल्प नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न कहता है, 12वां प्रश्न है, हिंदी पाठ्य पुस्तक निर्माण में कौन कौन से सिद्धांत उपयोगी हैं? उपयुक्त मुद्रण का सिद्धांत, विश्वसनीयता और वैधता का सिद्धांत, पाठ्य सामग्री की उपयुक्तता का सिद्धांत, या फिर उपयुक्त सभी। 12वां प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल। पाठ्य पुस्तक निर्माण के सिद्धांत बहुत सारे होते हैं, आपको पता होगा, मैंने बताया भी है। विश्वसनीयता, वैधता, भाषा की उपयुक्तता, शुद्धता है, पाठ्य सामग्री की उपयुक्तता, ठीक है। तो हिंदी पाठ्य पुस्तक निर्माण में कौन कौन से सिद्धांत उपयोगी हैं आपको, तो ये पूछा गया था यहाँ पर। तो आपका विकल्प नंबर इसमें भी डी राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मुद्रण का सिद्धांत भी इसमें आता है, विश्वसनीयता, वैधता आती है, पाठ्य सामग्री उपयुक्तता, तो सरकारी ऑप्शन इसमें भी डी लॉक हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है दोस्तों, प्रतिमान या प्रतिमूर्ति के लिए सही कथन बताइए। प्रतिमान और प्रतिमूर्ति के लिए सही कथन कौन सा है? प्रतिमान किसी वास्तविक वस्तु का छोटा नमूना होता है, प्रतिमान किसी वास्तविक वस्तु का बड़ा रूप है, प्रतिमान बहुआयामी होता है, या भाषा में मॉडल बहुत ज्यादा लाभदायक है। कौन सा विकल्प आपका राइट हो जाएगा? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 13वां प्रश्न है ना। तो प्रतिमान या मॉडल दृश्य सहायक सामग्री का एक प्रकार होता है दोस्तों, एक प्रकार से। तो प्रतिमान किसी वास्तविक वस्तु का छोटा नमूना के रूप में आप मान सकते हैं, बिल्कुल आपका सही कथन है पहला। विकल्प नंबर ए को ही लॉक कर दो, दूसरा देखने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। बाकी बहुआयामी और बड़ा रूप ऐसा कुछ नहीं। अगला आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से लेखन कौशल की विधि नहीं है। इनमें लेखन कौशल की विधि कौन सी नहीं है दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। तो आपने देखो, मैंने काफी विधियां बताई है। एक तो आपको बताइए मैंने मोंटेसरी, ठीक है ना, काफी पिछली क्लासों में आप देखिएगा, मोंटेसरी विधि बताई है ना। बहुत सारी विधियां हैं। एक आती है आपकी रूपरेखा विधि। कौन सी विधि आती है? रूपरेखा। एक आती है आपके अभ्यास विधि भी आती है। एक आपके आती है चित्र वर्णन। कौन सी आती है? चित्र वर्णन। तो ये कुछ इस प्रकार की विधियां आती है। तो दोस्तों लेखन कौशल की विधि नहीं आपको पूछा गया, तो ड्रेकाली जो विधि है ये अलग है सबसे। तो विकल्प नंबर बी को ताला लगा दो, बी आपका राइट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है,
भाषा शिक्षण का प्रमुख कौशल बताइए। तो श्रवण कौशल या संभाषण कौशल या पठन कौशल या लेखन कौशल या उपयुक्त सभी बताइए। भाषा, हाँ, भाषा शिक्षण का प्रमुख कौशल कौन सा है? तो ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। इसमें भी आप सरकारी ऑप्शन डी को लॉक कर दीजिए। सारे के सारे क्वेश्चन लिखे गए हैं, ये भाषा के ही हैं भाई, भाषा शिक्षण के। अगला आपका प्रश्न है, अगला आपका प्रश्न कहता है एनसीईआरटी उपागम में पाठ योजना निर्माण में 3 बिंदुओं का उल्लेख किया जाता है जो निम्नलिखित, हाँ, जो निम्नलिखित में से नहीं है। अदा नहीं है, प्रदा नहीं है, संक्रिया नहीं है या फिर प्रक्रिया नहीं है। एनसीईआरटी उपागम में पाठ योजना निर्माण में 3 बिंदुओं का उल्लेख किया जाता है और वो उनमें से नहीं है, वो आपको बताना है दोस्तों, ये पूछा है आपसे, तो ध्यान रहे। तो आपने पढ़ा होगा बहुत सारे पदों का 4 पद तो मुख्य होते हैं, इसमें 4 पद आते हैं। 4 पद कौन कौन से आते हैं? ज्ञान आ जाता है, ज्ञान पहला, और दूसरा आ जाता है प्रयोग, ठीक है, और तीसरा आ जाता है आपका बोध, ठीक है, और चौथा आपका आ जाता है सृजनात्मक या सृजनात्मकता, ठीक है ना। ये चारों आपने देखा होगा। और एनसीईआरटी उपागम में पाठ योजना निर्माण 3 बिंदु का उल्लेख होता है, कौन से? अदा, प्रक्रिया और प्रदा। अदा, प्रक्रिया और प्रदा, संक्रिया का नहीं होता है। तो विकल्प नंबर सी को आप ताला लगा दो, सी आपके नहीं है, तो आपको नहीं पूछा था इसलिए संक्रिया को लॉक कर दो। और वो जो मैंने बताया ब्लूम ने जो उद्देश्य बताए थे वो मैंने बता चुका हूं आपको, ज्ञान, प्रयोग, बोध और सृजनात्मक। किसने बताए थे? आपको पूछ ले, मनोविज्ञानी थे, महान ब्लूम थे, उन्होंने ये बताए थे। अगला आपका प्रश्न कहता है 17वां प्रश्न है, काव्य, ये लिखा है काव्य में भाव पक्ष के अंतर्गत आते हैं काव्य रस आते हैं, काव्य के दोष आते हैं, काव्य के गुण आते हैं, या फिर अनुत्तरी प्रश्न या उपयुक्त सभी। कौन सा विकल्प आपका राइट हो जाएगा? तो दोस्तों सोचना नहीं है, बिल्कुल आपके उपयुक्त सभी को लॉक कर दो, क्योंकि काव्य भाव पक्ष के अंतर्गत काव्य रस भी आता है, दोष भी आता है और उसके गुण भी देखे जाते हैं। तो तीनों ही सही है, तो विकल्प नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला आपका प्रश्न, इनमें से दृश्य सामग्री नहीं है, इनमें से दृश्य सामग्री कौन सी नहीं है? मायाद्वीप नहीं है, श्यामपट नहीं है, टेलीफोन वार्ता या फिर एल्बम नहीं है। दृश्य सामग्री है कौन सी? नहीं, आपको नहीं पूछा गया, तो ध्यान से प्रश्न को पढ़ें। तो दोस्तों विकल्प नंबर इसमें देखो, मायाद्वीप क्या है? बिल्कुल दृश्य है, श्यामपट भी दृश्य है, देखते हैं हम, एल्बम भी दृश्य है, लेकिन टेलीफोन वार्ता दृश्य थोड़ी है, ये तो हम बात करते हैं, है ना, कान के लगा के, बिल्कुल। तो विकल्प नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है, बहु माध्यम सामग्री का प्रयोग किया जाता है वस्तु के रूप में, व्यवसाय के रूप में, शिक्षण अधिगम के रूप में, या फिर उपयुक्त सभी। कौन सा विकल्प आपका राइट हो जाएगा? 19वां प्रश्न इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो बहु माध्यम एक ऐसा एप्लीकेशन होता है जिसके प्रयोग से टेक्स्ट हो गया, ग्राफिक्स हो गया, ऑडियो वीडियो हो गए, ऑडियो और वीडियो, है ना, ये सारी चीजें इसमें देखने को आपको मिलती है। तो विकल्प नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? उपयुक्त सभी, यानी डी को लॉक कर दो, डी को लॉक कर दो, तो डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न 20वां प्रश्न आपका कहता है कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। आपको नहीं पूछी गई है कि कंप्यूटर की विशेषता कौन सी नहीं है। विश्वसनीयता नहीं है, सार्वभौमिकता नहीं है, न्यून क्षमता नहीं है, या फिर स्वचालन नहीं है। इंपोर्टेंट प्रश्न है 20वां। कंप्यूटर की विशेषताएं बहुत सारी होती है, शुद्धता हो गई, सार्वभौमिकता, स्वचालन, उच्च क्षमता, और भंडारण क्षमता तो होगी क्योंकि टीबी में होती है मेमोरी, तो भंडारण क्षमता तो होनी है। तो कौन सी नहीं है आपको पूछा गया दोस्तों यहां पर? तो आपकी न्यून क्षमता, इसका कोई काम नहीं होता है कंप्यूटर में क्षमता अधिक ही होती है। तो विकल्प नंबर आपका सी यहां पर राइट हो जाएगा। 21वां प्रश्न आपका क्या कहता है? राजस्थानी भाषा का निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य रूप, है ना, चारण कवियों द्वारा दर्शाया गया? यानी जो भाषा निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य रूप है जो चारण कवियों द्वारा दर्शाया गया? पिंगल, डिंगल, ब्रिज या फिर ढूंढाड़ी का नाम आता है। कौन सा विकल्प आपका राइट हो जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये प्रश्न आया है दोस्तों, तो इसको गलत मत कर दीजिएगा, ठीक है। तो राजस्थानी भाषा का डिंगल साहित्य चारण कवियों द्वारा दर्शाया गया था। कौन सा? डिंगल साहित्य। बिल्कुल आप बी को लॉक कर दीजिए, बी आपका विकल्प राइट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न कहता है, आब्य पट की किसके द्वारा लिखी हुई रचना? आब्य पट की एक रचना है, जैसे विजयदान देथा की पहले रचना बताई थी आपको, अब आब्य पट की एक रचना, ये किसके द्वारा लिखी गई? दुर्गा दान सिंह गौड़, या मुकुट मणिराज, कमल रंगा, या फिर नथमल जोशी की लिखी गई है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। और नथमल जोशी ने आपके क्या की थी? ये आब्य पट की जो रचना है ये लिखी थी दोस्तों। और अन्य रचनाएं भी है, धोरारी धरती भी इन्हीं की लिखी हुई है। धोरारी धरती नाम सुना होगा आपने, धोरारी धरती, हाँ गुरुजी सुना है। तो ये भी आपके इन्हीं की लिखी हुई है। और एक बीननी दो बीन, है ना, सबड़का, परियोणी, कंवारी, ये सारी की सारी रचना है जो कि नथमल जोशी जी की है। तो आब्य पट की किसकी हो जाएगी? आपके विकल्प नंबर डी को आप ताला लगा दीजिए। अगला आपका प्रश्न क्या कहता है? अध जल गगरी छलकत जाए, अध जल गगरी छलकत जाए, लोकाक्ति का सही अर्थ आपको बताना है। तो अध जल गगरी छलकत जाए का मतलब क्या होता है? मतलब अयोग्य व्यक्ति जो होता है ना, मतलब योग्य तो है ही नहीं वो, फिर भी अधिक इतराता है अपने आप पर, तो अयोग्य अधिक इतराता है, जो कि आपके सी में लिखा गया। बिल्कुल आपका विकल्प नंबर सी राइट हो जाएगा। अच्छा प्रश्न था आपका।
हूबहू देखने को मिल सकता है। किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? कुरूप में नहीं है, कुशल में नहीं है, कुकर्म में नहीं है, फिर कुचाल में नहीं है। चार विकल्प आपके सामने है, किस शब्द में कु उपसर्ग आपका नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। और कु उपसर्ग का अर्थ बुरा अथवा कठिन से लिया जाता है, आपको पता होगा, जैसे कुकर्म, कुरूप, कुचाल, है ना, इनमें भाई कु उपसर्ग आ रहा है, तो आपके है कौन से में नहीं, तो कुशल में, कुशल आपका इसमें कु उपसर्ग नहीं है, कुशल में नहीं है, ठीक है। और बाकी कुक्रम, कुरूप, कुचाल, उपसर्ग कु जो होता है ना, वो कु, छोटा कु जो होता है, छोटा कु की बात कर रहा हूं, छोटा कु ध्यान से पढ़ो, ठीक है। ये कठिन अथवा बुरे के लिए प्रयोग होता है। तो बुरा क्या होता है? कुरूप बुरा होता है, कुक्रम बुरा होता है, कुचाल बुरा होता है, लेकिन कुशल क्या होता है? प्रसन्नता होती है। तो विकल्प नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न, प्रश्न इंपोर्टेंट आपका, मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य बताओ। मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? मोहन है, खरीदारी, घूमना, या फिर बाजार। तो दोस्तों जाएगा तो कुछ खरीद कर लाएगा, सीधा तो जाएगा नहीं वो। हाँ सर जी, बिल्कुल खरीद कर ही लाएगा। और मोहन बाजार जा रहा है वाक्य में उद्देश्य क्या है? उद्देश्य खरीदना है क्या? खरीदारी होना चाहिए ना हिसाब से। हाँ, तो मोहन, वैसे तो मोहन होगा यहाँ पे उद्देश्य, आप खरीदारी को नहीं कह सकते। वो बाजार जा रहा है, जरूरी थोड़ी है कुछ खरीदेगा। तो यहाँ पर फिलहाल आप मोहन को मानेंगे। सबसे पहले आपका विकल्प नंबर, प्राथमिकता मोहन को दी जाएगी, विकल्प नंबर ए राइट होगा। मोहन आपका क्या है यहाँ पर? उद्देश्य है। अगला आपका प्रश्न, लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था, इस वाक्य में रेखांकित अंश बताइए। लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था, ये मैंने रेखांकित करना भूल गया मैं। लंका का राजा रावण यहां तक रेखांकित है, ये शब्द रेखांकित है। बहुत विद्वान था, इस वाक्य में रेखांकित अंश जो है वो क्या है भाई? है, तो प्रस्तुत वाक्य में जो रेखांकित अंश है वो क्या है? संज्ञा, एक प्रकार से संज्ञा पदबंधी तो है, विशेषण पदबंध है, क्रिया विशेषण, संज्ञा पदबंध या सर्वनाम, ये आ गया ना संज्ञा। तो बिल्कुल आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। व्यक्ति, वस्तु, जाति, नाम वो सारे आते हैं बिल्कुल। संज्ञा तो आपने छोटी सी क्लास 5वीं छठी में भी पढ़ा होगा। आयुषी कल जयपुर गई, इस वाक्य में कौन सा काल है? आयुषी कल जयपुर गई थी, कौन सा काल है? तो इसमें सामान्य भूतकाल आप कह सकते हैं। तो सामान्य भूतकाल आपका बिल्कुल ए में लिखा गया, ए आपका राइट हो जाएगा। आयुषी कल जयपुर गई थी, तो ये सामान्य भूतकाल ही हो गया भाई। कल गई थी, आज तो जा नहीं रही है या जा रही नहीं है, कल गई थी, कल गई, तो इसका मतलब कल जाके आ गई होगी। सामान्य भूतकाल आपका राइट हो जाता है। विकल्प नंबर ए को आप ताला लगा दो, ठीक है। और जहां वाक्य के अंत में या हो जाए, ई हो जाए, ए हो जाए, देखो ये ध्यान रखना भाई, है, या ई आ जाए या फिर ए आ जाए, ओ आ जाए, तो इस प्रकार के वाक्यों में ऐसा आए तो वो सामान्य भूतकाल का ही होता है, याद रखिएगा। ई आ गया, देखो गई, गई में ई है लास्ट में, तो आपके सामान्य भूतकाल है। यहाँ भी थे, पहचान कर सको, ठीक है, गलत मत करके आ जाए। अगला प्रश्न है, अभिक्रमित अनुदेशन विधि से संबंधित सिद्धांत कौन सा है? तत्परता का है, लघु सोपानों का है, स्वगति का सिद्धांत है, या उपयुक्त सभी है, या फिर सारे के सारे आ जाएंगे। तो दोस्तों अभिक्रमित अनुदेशन विधि से संबंधित जो सिद्धांत आपका रह जाता है वो हो जाता है आपका तत्परता का सिद्धांत भी इसमें आता है। इसमें बिल्कुल अभिक्रमित अनुदेशन बताया गया, लघु सोपान, बिल्कुल ये सारे आ रहे हैं भाई। बिल्कुल आप सरकारी ऑप्शन को यहाँ पर डी को लोक कर सकते हैं। अगला आपका प्रश्न कहता है कि हिंदी भाषा शिक्षण की विधि है, हिंदी भाषा शिक्षण की विधि है, अनुकरण विधि, आगमन निगमन विधि है, या भाषा प्रयोगशाला, या फिर आपके उपयुक्त सभी, इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? तो बिल्कुल आप सरकारी ऑप्शन को लॉक करो ना, क्योंकि हिंदी भाषा शिक्षण विधि अनुकरण भी है, आगमन निगमन में बिल्कुल आती है, और भाषा प्रयोगशाला भी है, बिल्कुल सारी है। तो विकल्प नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अच्छी परीक्षा में आवश्यक क्या होता है? जो अच्छी परीक्षा होती है उसमें आवश्यक क्या होता है? विश्वसनीयता होती है, पहले लिखा गया, फिर वस्तुनिष्ठता, फिर विभेदीकरण, या फिर सारे। तो दोस्तों विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, विभेदीकरण, ये सारी चीजें होना जरूरी है। इसमें भी आपका सरकारी ऑप्शन ही लोक होगा। बिल्कुल सर जी, सरकारी सरकारी हो रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। बिल्कुल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रथम प्रमुख कारण बताओ। वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होते हैं उनकी उपयोगिता का प्रमुख कारण क्या होता है? रटाई से मुक्ति, पाठ्यक्रम व्याप्ति, निष्पक्ष मूल्यांकन, या विद्यार्थियों का हित होता है। इसमें बताओ क्या होता है इसमें भाई? तो दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निष्पक्ष मूल्यांकन हो सके, इसी वजह से ये आपके प्रमुख कारण बताए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। उपयोगिता इसीलिए इनकी बढ़ जाती है। विकल्प नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। निष्पक्ष मूल्यांकन हो सकता है, बिल्कुल इसमें ऐसा होता है, इसीलिए ये रखे गए हैं। विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है? दोस्तों विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है, आपको पूछा गया। और जिन प्रश्नों में परीक्षार्थी को अपने विचारों को व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है, ऐसे प्रश्नों में विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति की जा सकती है, आपको पता होगा। तो आपका विकल्प नंबर निबंधात्मक राइट होगा इसमें, निबंधात्मक प्रश्नों, ठीक है। बिल्कुल अच्छी अभिव्यक्ति तो निबंधात्मक से पता चलेगी, लेखन कला का भी पता चलेगा, सब चीजों का पता चलेगा। और आपका अगला प्रश्न भाई, पूरे हो गए प्रश्न आज की क्लास में, इतना ही करने वाले हैं हम, ठीक है। आशा और उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी, बड़े अच्छे प्रश्न थे, और यहां से आपको हूबहू देखने को मिल जाएंगे। अपना स्कोर जरूर बताना, पहली बार आए हो तो वीडियो को पसंद आए तो लाइक जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए भाई, ठीक है। धन्यवाद।